भारतीय योग संस्थान, महाराष्ट्र प्रांत, विदर्भ विभाग, वार्ता क्रमांक 6 में आप सभी का स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन। ये हमारी 6ठी वार्ता। इसके पहले हम 5 वार्ताएं ले चुके हैं। रक्षा प्रणाली और योग, श्वसन प्रणाली और योग, महिला रोग और योग, रीढ़ दोष और योग, और अस्थि प्रणाली और योग। इस वार्ता को लेने का उद्देश्य ये है कि योग से इन प्रणालियों का क्या संबंध है और ये कितनी कारगर योग द्वारा ये प्रणालियों की सुचारू रूप से संचालन योग द्वारा कैसे सुचारू रूप से हो सकता है, इसलिए इस वार्ता को लेने का उद्देश्य है। सर्वप्रथम हम दोनों हथेलियां दोनों घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में, रीढ़ कमर गर्दन सीधी, आंखें हमारी कोमलता से बंद। एक लंबी गहरी श्वास लेकर ओम की दीर्घ ध्वनि, पश्चात गायत्री मंत्र। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आज की वार्ता रक्त भ्रमण प्रणाली, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारा मार्गदर्शन करेंगे डॉक्टर राजन पटेल। मैं डॉक्टर राजन पटेल से निवेदन करूंगा कि आज की वार्ता को शुरुआत करें। नमस्कार। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। उपस्थित सभी योग साधक और श्रोतागण को मेरा नमस्कार। भारतीय योग संस्थान का साधक होने के नाते जब भी हम क्लास में जाते हैं और योग सीखते हैं तो योग के साथ साथ कभी कभी शरीर शास्त्र का भी उल्लेख होता है और शरीर शास्त्र भी उसमें हमें सीखने को मिलता है। मगर योग करते करते, आसन करते हुए या प्राणायाम करते हुए हमें शरीर शास्त्र की ज़्यादा माहिती नहीं होती, उसकी बराबर का डिटेल माहिती नहीं होती। इसकी वजह से हमें आसन बराबर सीख नहीं सकते या बराबर हमारा आसन भी नहीं हो सकता। इसके लिए हमने एक योग वार्ता शुरू की जिसका ये 6ठा अंक है। ये योग वार्ता खास करके अभी जब करते हैं तभी कौन सी भी प्रणाली को योग के साथ में इसका क्या संबंध है वो हम उसमें खास करके देखेंगे। बचपन में जब हम स्कूल में जाते थे तभी हमने शरीर शास्त्र पढ़ाया था। शरीर शास्त्र पढ़ते थे, रटते थे और मार्क लेने के लिए या पास होने के लिए हम रटते थे। मगर एक स्थिति हमारी ऐसी आई कि जब भी हमें शरीर की व्याधियां चालू होती है और तभी हमें ख्याल आता है कि अरे मेरा प्रणाली बराबर काम नहीं कर रही, मेरा शरीर का कोई अंग काम नहीं कर रहा है। तो ये अंग क्या होता है, ये प्रणाली क्या होती है, इसके लिए हम हर महीने को कौन से एक सब्जेक्ट पर वार्ता करते हैं।
आज की जो वार्ता है वो रक्त भ्रमण प्रणाली और योग वार्ता छठी है। देखिए ये रक्त प्रणाली है। रक्त प्रणाली में रक्त प्रवाह दो ब्लड वेसल्स के से जाता है। एक तो शुद्ध रक्त लेने वाली आर्टरीज यानी जिसको हम रोहिणी बोलते हैं, और वेन्स कि जिसमें अशुद्ध रक्त रहता है। यहाँ शुद्ध और अशुद्ध रक्त, इसका मतलब गंदा रक्त ऐसा नहीं होता। शुद्ध रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा रहती है और अशुद्ध रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक रहती है। ये हमारी सर्कुलेटरी सिस्टम में एक स्कीमेटिक डायग्राम दिखाया है, दो भागों में बट गई है। देखिए ये दो भाग कौन से हैं? ये हृदय है, एक तो भाग है, ये दो फेफड़े हैं, ये एक फेफड़ा और ये दूसरा फेफड़ा, और दूसरा है संपूर्ण ब्लड सप्लाई जो हमारा रक्त प्रणाली है, रक्त भ्रमण पूरे शरीर में मस्तिष्क से लेके ये पैर तक जो जाता है। ये दो भाग में हमारा ब्लड सप्लाई बट गया है। रक्त प्रणाली में क्या होता है? हृदय, फेफड़े, रक्त वाहिनियां और रक्त। इसका मतलब है हृदय और फेफड़ों का बहुत ही गहरा संबंध है, यानी रेस्पिरेशन, श्वसन संस्था और रक्त भ्रमण प्रणाली, उस दोनों का संबंध बहुत ही गहरा रहता है, एक दूसरे को पूरक रहते हैं। इसके लिए हमें दोनों का भी अभ्यास करना जरूरी होता है। वैसे तो हमने श्वसन प्रणाली ले ली है, मगर ये श्वसन प्रणाली लेने के साथ साथ हृदय प्रणाली लेने के बाद में आज हम वापस हृदय की यानी रक्त भ्रमण प्रणाली और फेफड़ों को एक साथ जोड़ेंगे। सबसे पहले तो हृदय। हृदय क्या होता है? हृदय की गति जो है हमारी, जो हृदय को आकुंचन और प्रसरण होना, आकुंचन और प्रसरण होना, मिनट में 70 से 75 बार ये हृदय आकुंचन और प्रसरण होता है। ये जो आकुंचन प्रसरण है, जब भी आकुंचन होता है तो उसको सिस्टोल बोलते हैं। ये जो है सिस्टोल बोलते हैं। जो प्रसरण होता है वो डायस्टोल बोलते हैं। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो 120 के आसपास रहता है, यानी हमारी रक्त वाहिनियां है, रक्त वाहिनी के अंदर कुछ ना कुछ तो प्रेशर डेवलप होता है। जब भी आकुंचन होता है हृदय, तभी उसका प्रेशर 120 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी होता है। और जब भी डायस्टोल होता है, यानी आकुंचन होने के बाद में जब भी हृदय प्रसरण होने लगता है, तो ये प्रसरण होते हुए उसका प्रेशर हमेशा कम रहेगा स्टोर से, कि जो ऑलमोस्ट 90 तक रहता है या 80 तक रहता है, 80, 85 और 90 तक रहता है। तो हृदय आराम कब करता है? क्योंकि 24 घंटे हृदय काम करता है। हमारी पूरी जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारा हृदय काम करता है। तो वो आराम कब करता है? यस, आराम करता है। तो ये कब करता है? एक आकुंचन और दूसरा आकुंचन हृदय होता है, तो बीच में की जो जगह है, बीच में का जो समय है, वो समय वो आराम करता है। एक आकुंचन और दूसरा आकुंचन, उसके बीच में का जो समय है जिसको हम डायस्टोल बोलते हैं, वो आराम का समय है। और योग में और प्राणायाम में यह विश्राम की अवधि हम बढ़ाते हैं। खास करके प्राणायाम में हम हृदय की विश्राम की गति को, विश्राम की समय को हम बढ़ाते हैं, ताकि हृदय विश्राम में आए। उसका स्थान हमें सबको मालूम है, दो फेफड़ों के बीच में मध्य भाग पे है। हाँ, मध्य भाग पे ही है, मगर उसका एक भाग बाईं तरफ थोड़ा सा गया है, इसके लिए हमें लेफ्ट साइड में ज्यादा महसूस होता है। जो बीच में रहता है वो तो लेफ्ट वेंट्रिकल है, थोड़ी सी बाईं साइड पर गई होती है, इसके लिए तो हमें लेफ्ट साइड पर हाथ रखता है, ऐसा लगता है। मगर दो फेफड़ों के बीच में उसका स्थान है। उसका आकार हमारे मुट्ठी जो है, ये मुट्ठी के जैसा होता है, कि ना कि उल्टे बादाम के जैसा। ये उल्टे बादाम थेरोटिकल है, प्रेम का प्रतीक है, इसके लिए उल्टा बादाम रखते हैं। जैसे वैलेंटाइन डे में हम देखते हैं, ये सब बातें थेरोटिकल,
प्रैक्टिकली उसका आकार जो है वो हमारी हर एक की जो मुट्ठी है, ये मुट्ठी के आकार का जितना उसका आकार है। उसका वजन कितना है? 300 ग्राम के आसपास। महिला में थोड़ा सा कम वजन रहता है और पुरुषों में वजन 300 ग्राम के आसपास रहता है। हमारा हृदय पूरे एक आवरण से ढका हुआ रहता है। क्यों? क्योंकि उसको कहीं धक्का ना लगे, कहीं उसको चोट ना लगे, इसके लिए वो आवरण से ढका हुआ रहता है, जिसको ये आवरण को पेरिकार्डियम बोलते हैं। ये आवरण को हृदय की एनाटॉमी है, शरीर शास्त्र हृदय का हम ये करें तो हमें आगे की स्लाइड में दिखाएंगे। आपको हृदय की जो मसल्स है, मसल्स 3 टाइप के रहते हैं। शरीर में मसल्स 3 प्रकार के रहते हैं। स्ट्राइटेड मसल्स यानी हम स्केलेटल मसल, जिसको हम मसल, ये जो मसल खींचते हैं, हाथ को ऊपर खींचते हैं, ये नीचे खींचते हैं, ये। दूसरा है अनस्ट्राइटेड मसल। इसका मतलब है कि हमारे ऑर्गन्स के मसल, लीवर के मसल्स, स्टमक के मसल्स, इंटेस्टाइन्स के मसल्स, ये अलग टाइप के मसल्स हैं कि जो हमारा उस पर कंट्रोल नहीं रहता। हमारा कंट्रोल स्ट्राइटेड मसल्स पर रहता है कि हम हाथ ऊपर कर सकते हैं, हमारी इच्छा से हाथ सीधा भी कर सकते हैं। मगर इसमें हमारे ऑर्गन्स में या कई आंतों में हमारा कंट्रोल नहीं रहता। और तीसरे जो मसल्स है, ये कार्डियक मसल। ये जो कार्डियक मसल है, इस पर भी हमारा बिल्कुल कंट्रोल नहीं रहता। और ये कंट्रोल क्यों नहीं रहता? क्योंकि हृदय हमारा कंटिन्यूअस 24 घंटा दबता है, अग्रसर होता है, प्रसरण। ये उसकी क्रिया पूरे जिंदगी तक चालू रहती है। हृदय की गति कभी बढ़ती है? जब भी कोई भावनाएं बढ़ गई, आपकी भावनाएं कम हो गई, तनाव हो गया, स्ट्रेस हो गया, गुस्सा आया, अनिद्रा हुई, तो उसका रिलेशन हार्ट से रहता है। हृदय हमारा उसकी गति बढ़ा देता है। ये अभी दो फिगर यहाँ रखी हुई है थोड़ी समझाने के लिए कि ये जो हृदय है, ये हृदय ऊपर का एक यहाँ भाग है कि जिससे दाहिना और बायां, ये दो भाग में हृदय बढ़ गए। यहाँ ये जो वॉल है, ये वॉल है, ये वॉल से एक दाहिना भाग और बायां भाग, ये दो भाग में ये बढ़ गया। एक आड़ा वॉल भी रहती है, आड़ा छेद भी रहता है कि जिससे हृदय ऊपर का भाग और नीचे का भाग उसमें भी डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब कि वे हृदय 4 भागों में बट गया है। ऊपर के हृदय के ऊपर के जो दो भाग है, उसमें खून शरीर से बाहर की ओर हृदय की ओर खून आता है, और नीचे की ओर से खून शरीर से बाहर की ओर चला जाता है। जो शरीर के हृदय से शरीर के बाहर की ओर खून चला जाता है, इसको आर्टरीज बोलते हैं, कि जो शुद्ध रक्त ले जाती है। मगर यहाँ दाहिनी साइड की यहाँ नीचे का जो भाग है, ये जो नीचे का भाग है, नीचे का भाग यहाँ अशुद्ध रक्त रहता है। साइमल्टेनियसली यहाँ लेफ्ट साइड में शुद्ध रक्त रहता है। शुद्ध रक्त पूरे शरीर में ये रोहिणी के द्वारा यहाँ शरीर पे पूरे शरीर में भेजा जाता है। मगर यहाँ एक आर्टरी ऐसी रहती है कि जो खास करके फेफड़ों में चली जाती है। दाहिना फेफड़ा और बायां फेफड़ा, ये दोनों फेफड़ों में चली जाती है, कि जिसको पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं, पल्मोनरी वेन बोलते हैं, कि जिसमें से खून यहाँ आता है, यहाँ से खून चला जाता है। यहाँ पल्मोनरी आर्टरी से खून लंग्स में जाता है, दाहिना और बाएं लंग्स में जाता है, कि जिसमें अशुद्ध रक्त रहता है। मगर पल्मोनरी वेन की जो हमारे फेफड़े से उसके शुद्ध रक्त रहता है। अभी ये यहाँ देखिए, एक एक भाग में मैं यहाँ डिवाइड करता हूँ। ये हमारा हृदय का दाहिना भाग है। दाहिना भाग यहाँ ब्लू कलर में दिखाया हुआ है। यहाँ से देखिए, ऊपर से सुपीरियर वेना के वजह शरीर के ऊपर के भाग की वेन्स, और यहाँ से यह नीचे की भाग से वेन हृदय में ऊपर के भाग में आया है यहाँ, जिसको हम ऑरिकल्स या एट्रियम बोलते हैं। यहाँ से ये दोनों खून, यहाँ एक वाल्व रहता है राइट साइड में, ट्राइकस्पिड वाल्व बोलते हैं। ये वाल्व रहता है, ये वाल्व ओपन होता है कभी कि जब भी मेरा ऊपर का भाग दबता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, आकुंचन होता है,
तभी ये खून नीचे की ओर चला जाता है वेंट्रिकल्स में, और वेंट्रिकल्स में से ये जब वेंट्रिकल्स दबती है तभी ये खून यहाँ के वाल्व ओपन होने से ये खून शरीर के बाहर चला जाता है, जो अशुद्ध रक्त है कहाँ, लंग्स में, फेफड़ों में, शुद्धिकरण के लिए कि क्या ब्लू कलर है, ब्लू कलर कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड ये हमारे लंग्स में चला जाता है शुद्धिकरण के लिए। लंग्स में से आगे शुद्धिकरण की क्रिया होने के बाद में यहाँ दो आर्टरीज है, ये 1 और 2, ये लंग्स में से शुद्ध किया हुआ रक्त ऊपर के भाग में आता है, हृदय के ऊपर में भाग में आता है, और ये रक्त बाद में वेंट्रिकल्स में जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल्स में जाता है, और वहां से जब भी वेंट्रिकल दबती है तो यहाँ ये वाल्व रहता है इसका एओर्टा का वाल्व रहता है, बड़ी जो धमनी रहती है, सबसे बड़ी धमनी रहती है, ये यहाँ से ये हृदय के बाहर चला जाता है। यहाँ हृदय के बाहर चला जाता है तो ब्रेन यानी हमारे ऊपर के शरीर का ऊपर का भाग और शरीर का नीचे का भाग, पैर तरफ का भाग, हाथों का भाग, पीठी का भाग, सभी हमारे जो अवयव है उसमें यह रक्त पहुंचाया जाता है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड और ऑक्सीजन युक्त ब्लड हमारे साइमल्टेनियसली ये दोनों एक साथ जब आकुंचन होते हैं तभी हृदय की ओर और बाहर की ओर चला जाता है रक्त, और बाद में जब प्रसन्न होता है तो यहाँ ऊपर से रक्त अंदर की ओर आता है। हृदय का खुद का भी रक्त रहता है, उसको खुद का भी, उसको भी काम करने के लिए रक्त तो चाहिए ही, तो ये रक्त खुद की जो रक्त वाहिनियां है उसको कोरोनरी आर्टरी बोलते हैं। कोरोनरी आर्टरी खुद के हृदय को सप्लाई करती है, यानी हृदय को काम करने के लिए वहां क्योंकि 24 घंटे हृदय काम करता है तो वहां ये रक्त आपको मिलता है और ये काम बराबर होता है। कभी कभी ये ब्लड वेसल्स ब्लॉक हो जाती है और अटैक आता है। आपने सुना होगा कि कोरोनरी आर्टरी स्टेनोसिस नाम सुना होगा, ब्लॉक हो गई है आर्टरी, तो ये कहीं तो ब्लॉक हो गई, कौन सी आर्टरी ब्लॉक हो गई ये देखने के बाद में हार्ट अटैक कौन से टाइप का है उसका देखो। ये देखिए ये रक्त वाहिनी है, ये रक्त वाहिनी में यहाँ एक थक्का जमा हुआ है, यहाँ भी एक थक्का जमा हुआ है, गोलाकार में देखेंगे तो ये ऐसा दिखेंगे, यहाँ और थक्का ज्यादा जम गया है तो यहाँ उसका ल्यूमेन जो है होल है वो और कम हो गया है, यहाँ 90% ब्लॉक है। ये गोलाकार जब हम देखेंगे वापस देखेंगे कि यहाँ 90% ब्लॉक हो गया है। इसका यदि हम एंजियोग्राम निकालते हैं, कार्डियक एंजियोग्राम, कोरोनरी एंजियोग्राम बोलते हैं, तो ये देखिए यहाँ पार्ट क्या है, ये क्या है, यहाँ ये ब्लॉक हुआ है, ये ब्लॉक हुआ और यहाँ की आर्टरी सिर्फ यहाँ काम आगे की ओर खून जाना चाहिए, ये नहीं जाता, और ये नहीं जाने से हृदय के आगे के मसल्स काम नहीं करते, क्योंकि वहाँ 2 या 3 घंटे तक वो रिवाइव कर सकता है ब्लड सप्लाई मिलने के बाद में, या उसको 2-3 घंटे के बाद में उसको पोषण नहीं मिला तो उसकी स्थिति यह हुई। ये अटैक होने कौन से भाग में अटैक आया है उसके हिसाब से वहां दिखता है। ये देखिए यहाँ यह सफेद भाग है, ये हृदय को रक्त कम मिल रहा है, ये भाग को हृदय कम मिल रहा है, और यहाँ जो काला हो गया है ये भाग, इसका मतलब है कि यहाँ पूरा ब्लड सप्लाई कट ऑफ हो गया है, वहां की सेल्स डेड हो गई है, वहां के मस्कुलेचर भी डेड हो गया। और ये रक्तचाप खास तो मेन कारण रहता है कभी कभी अटैक के लिए कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारा रक्तचाप बढ़ता है, ये फिजियोलॉजिकल रहता है। वैसे तो नॉर्मली हमारा ब्लड रक्तचाप 120 से 80 तक रहता है, 120 यानी जब भी हृदय कॉन्ट्रैक्ट करता है, आकुंचन होता है तभी 120 रहता है, और जब भी प्रसरण होता है तभी 80 रहता है। इसका मतलब ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है, हमारा शरीर मैथमेटिक्स नहीं है कि जिसके 1 + 1 = 2 मैथमेटिक्स में होता है, हमारे शरीर में ऐसा कभी भी नहीं होता। 1 + 1 = 4 भी होता है, 5 भी होता है, 2 भी होता है, या कभी कभी 0 भी हो सकता है। जैसी उम्र हमारी बढ़ती है वैसे धीरे धीरे हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता जाता है। उसके कारण एक डिटेल में ना जाते हुए ऊपर मेन कारण बताया हूँ। एक तो ज्यादा वजन, आपका वजन ज्यादा हो तो आपको शरीर की रक्त वाहिनी को काम
ज्यादा करना पड़ता है। धूम्रपान, ये एस्टैब्लिश हुआ है कि धूम्रपान से हमारी रक्तवाहिनियां सिकुड़ जाती है, ब्लॉकेजेस निर्माण होते हैं। मानसिक और भावनात्मक तनाव भी एक इम्पोर्टेंट है। मानसिक और भावनात्मक तनाव, और चौथा है अनुवांशिक। हमारे माता जी पिता किसको तो अटैक आया हो या हृदय की बीमारी हो, ब्लड प्रेशर हो, तो बच्चों में आने की संभावना रहती है। इसका मतलब आना ही चाहिए ऐसा नहीं। कारण ये भी हमें जानने चाहिए। एक तो भोजन, हमारा भोजन कैसा है, भोजन की मात्रा कैसी है, भोजन हमारे सही मात्रा में खाते हैं या नहीं, सीजनल खाते हैं या नहीं। दूसरा है मोटापा, कि जिससे हमारे हृदय को ज्यादा काम करना पड़ता है। उच्च रक्तचाप क्यों होता है? कभी कभी तो उच्च रक्तचाप शारीरिक परिश्रम ना के बराबर हम करते हैं, सभी काम बैठे हुए करते हैं, खाली ऑर्डर देते हैं या फिर इंद्रियों से रिमोट कंट्रोल से हम काम करते हैं, तो रक्तचाप बढ़ने ही वाला है धीरे धीरे। काम ना करने से या अवरोध पैदा होने से ये उच्च रक्तचाप। मधुमेह, मधुमेह आप ध्यान रखिए कि मधुमेह और ब्लड प्रेशर दे गो हैंड इन हैंड। मधुमेह हुआ तो समझिए कि आपको ब्लड प्रेशर होगा, या ब्लड प्रेशर हुआ तो मधुमेह के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये आपको ध्यान देना है। इसके लिए दोनों रोग को कभी आपको नजदीक लाना है। मानसिक तनाव, इसमें भी अति हर्ष, बहुत ही आनंद हुआ तो भी अटैक आ सकता है। अति शोक, अति दुख हुआ तो भी हो सकता है। कभी कभी हमारे बिजनेस में घाटा हुआ या नफा हुआ, बहुत ही बड़ा नफा हो गया, इतना आनंद में आ जाता है कि कभी कभी अटैक आ जाता है। ये भी हमें, इसका मतलब है कि हमारी मानसिक स्थिति भी अच्छी होनी चाहिए, समा होनी चाहिए। अव्यवस्थित जीवन, इसमें तो अभी ज्यादा बोलने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आजकल तो हमारा जीवन इतना अव्यवस्थित हो गया है कि उठना, खाना, बैठना, सोना, कहीं हमारा उस पर कुछ कैलकुलेशन ही नहीं है। और आज क्या है यहाँ, तात्विक असंतुलन। हमारे जो शरीर के तत्व है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये सभी तत्वों का बैलेंस कहीं ना कहीं तो बिगड़ गया, तो हमें हृदय हो सकता है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, और ये सिकनेस हो जाता है, और ये हमारी बीमारी बढ़ती जाती है। ये हृदय का हमने अभी थोड़ा सा डिस्कस किया। अभी हम डिस्कस करेंगे फेफड़े। भारतीय योग संस्थान की हमारी पुस्तकों में बहुत ही अच्छी तरह सभी प्रणालियां दी है। फेफड़ों का भी बहुत ही अच्छी तरह उल्लेख किया है, क्योंकि फेफड़े का उल्लेख और प्राणायाम का उल्लेख एक दूसरे के साथ होता है। थोड़ा सा बहुत डिटेल न जाते हुए थोड़ा सा देख लीजिए। यहाँ ये दो फेफड़े हमारे, उसका स्थान देख लीजिए। हमारे यहाँ नाक है, नाक से हम श्वास अंदर की ओर लेते हुए अंदर की ओर जाता है, और यहाँ दाहिनी और दाईं ओर बढ़ जाता है, और यहाँ उसकी ब्रांचेस होने लगती है। ये ब्रांचेस यहाँ स्कीमेटिक में दिखा रहा हूँ। यहाँ दाहिना और बायां, उसकी छोटी छोटी और ब्रांचेस हो जाती है। देखिए यहाँ और छोटी छोटी ब्रांचेस हुई, और लास्ट में अंतिम स्थिति में अल्वियोलाई हो जाते हैं। एक फुग्गों के, जो गुब्बारों के जैसे एक फुग्गे हो जाते हैं, कि जो माइक्रोस्कोपिक रहते हैं, आंखों से भी नहीं देख सकते, इतनी छोटी छोटी हो जाती है। यहाँ भी यहाँ लिखा हुआ है कि ये अल्वियोलाई कैसी होती है। ये अल्वियोलाई बड़ी होकर दिखाया है माइक्रोस्कोपिक में से, देख रहे हैं कि यहाँ देखिए ब्लड वेसल्स का, यानी हमें रक्तवाहिनी का जाल कैसे बिछा हुआ है। जैसे मछलियों को पकड़ने के लिए जाल बिछाते हैं, वैसे ही ये जाल, हमारी रक्तवाहिनी का जाल, हर एक अल्वियोलाई को चिपका हुआ रहता है। और ये चिपका हुआ रहने से ये आगे की स्थिति देखिए, यहाँ से जो अशुद्ध रक्त, ब्लू कलर का जो रक्तवाहिनी है, ये जबी या अल्वियोला है, यहाँ ये देखिए अल्वियोला है, और ये चिपके हुए, ये चिपके हुए यहाँ बड़े होकर दिखाए। यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड, ब्लू कलर का जो है, वो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड अल्वियोला में निकल जाता है, और यहाँ से शुद्ध रक्त, जो शुद्ध हवा अंदर की ओर आई, साथ में ऑक्सीजन अंदर की ओर आया। ये ऑक्सीजन यहाँ रक्त में चला गया, और रक्त धीरे धीरे शुद्ध हो गया,
जिसको यहाँ लाल कलर में दिखाया। ये रक्त की रक्त लाल पेशियां में हीमोग्लोबिन रहता है। ये हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन बहुत ही अच्छा लगता है, जिसको भाता है बोलता है कि जो तुरंत ऑक्सीजन मिला कि तुरंत वो कैच कर लेती, खींच लेती है, लोह चुंबक की जैसी ये ऑक्सीजन को खींच लेती है लाल रक्त वाहिनियां, और रक्त शुद्धिकरण की क्रिया तेज हो जाए। थोड़ा रक्त वाहिनी पर थोड़े से बोलेंगे। रक्त वाहिनियां हमारी जो है इसकी लंबाई कितनी है हमारे शरीर में, रक्त वाहिनियों की लंबाई, हम रक्त वाहिनियां हर एक लगा कैसे लंबी करते जाए तो ऑलमोस्ट 1,00,000 किलोमीटर तक जाती है। जी हाँ, 1,00,000 किलोमीटर नॉर्मल आती है। बहुत कद से छोटा है तो 80,000 भी हो सकती है, या बहुत पहलवान हो तो 1,20,000 या 1,30,000 किलोमीटर भी हो सकती है। हृदय तो उतना ही है, हृदय तो उतना ही काम करेगा, मगर जिसका वजन ज्यादा है उसकी रक्त वाहिनी की लंबाई ज्यादा है, 1,30,000 तक पहुंचती है, तो हृदय को काम ज्यादा करना पड़ता है। हृदय की ओर रक्त लाने वाली जो आर्टरी रहती है उसको अशुद्ध रक्त बोलते हैं। अशुद्ध रक्त पूरे शरीर में से आता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, वेपर्स बोलते हैं, वाष्प, विजातीय गैस और खास करके गर्मी। आप श्वास बाहर निकाल के यहाँ कांच पर यहाँ रखेंगे तो वहां आपकी वाष्प चिपक जाएगी। आप देख सकते हैं कि गर्मी, इसका मतलब मैं शरीर में से भी गर्मी भी बाहर निकाल सकता हूँ। इसका मतलब कि रक्त का एक जो फंक्शन है उसका यह भी है कि हमारी गर्मी कम भी नहीं होने देता और गर्म भी नहीं होने देता। हमारा शरीर सम प्रमाण में गर्म रहता है। हृदय से बाहर रक्त ले जाने वाली आर्टरी है, इसको शुद्ध रक्त ले जाने वाली कहते हैं। इस पे एक अपवाद है कि हृदय की ओर आने वाली जो रक्त वाहिनी की जिसको हम अशुद्ध रक्त बोलते हैं, जो फेफड़ों में से जो शुद्ध रक्त आता है हृदय की ओर, जो पल्मोनरी वेन्स बोलते हैं, इसमें शुद्ध रक्त रहता है। मगर हृदय से बाहर की ओर ले जाने वाली रक्त जो शुद्ध रक्त रहता है उसमें का पल्मोनरी आर्टरीज जो है वो अशुद्ध रक्त ली जाती है फेफड़ों की यहाँ शुद्धिकरण के लिए। शुद्ध रक्त में क्या होता है? एक तो ऑक्सीजन होता है, ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज कहाँ से आता है? हमारी इंटेस्टाइन में से, हाथों में खाना जो हजम होता है, खाने में से हजम होकर हमारा खून उसमें का ग्लूकोज ले लेता है और बाद में दे देता है। अलग अलग टाइप के हार्मोन्स, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो एंडोक्राइन सिस्टम है हमारी, कि जिसमें कोई हार्मोन्स उसका जो कुछ एंजाइम्स है वो डायरेक्ट रक्त में मिल जाते हैं। और दूसरा खनिज पदार्थ, खनिज पदार्थ में कैल्शियम, मैग्नीशियम ये सभी आते हैं। ये खनिज पदार्थ भी जहाँ जहाँ उसकी जरूरत है वहाँ ये भेजते हैं। ये हमारी रक्त वाहिनियों का चौथा हमारी सिस्टम है रक्त। रक्त देखिए कितना हमारे शरीर में कितना, अबे 4 से 5 लीटर तक हमारा रक्त है। मगर जब भी हम रक्तदान करते हैं तभी हमारा खून कितना लेते हैं? 250 ml से 300 ml तक रक्त लेते हैं। और ये रक्त पूरा वॉल्यूम कम हुआ तो ये वॉल्यूम हमारा तुरंत 1-2 दिन में भर जाता है। और पूरा रक्त का नॉर्मल होने के लिए 3 महीने लगते हैं। ये इसके लिए 3 महीने के बाद में वापस रक्तदान कर सकते हैं। यहाँ खास करके उल्लेख करेंगे कि हमारी सभी टिश्यूज ऊतक सॉलिड या सेमी सॉलिड रहती है। मसल की ये अवयव है, ये सभी टिश्यू से बनी हुई रहती है। ये एक ही ऐसा अवयव है, रक्त यानी एक अवयव ये कि जो लिक्विड टिश्यू से बना हुआ है, जल तत्व से बना हुआ है। ये योग की भाषा में बोलेंगे तो यहाँ जल तत्व भरपूर मात्रा में होता है। और जल तत्व में क्या क्या होते हैं? आरबीसीज, हीमोग्लोबिन, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। आरबीसी यानी लाल रक्त कण शरीर में कितने रहते हैं? 1 क्यूबिक मिलीमीटर, यानी 1 मिलीमीटर का जो भाग है क्यूबिक, चौरस और लंबाई और चौड़ाई, इसमें एक ड्रॉप भी बहुत होता है। इसमें ड्रॉप का भी एक छोटा सा भाग, इसमें 45 लाख से 60 लाख पर क्यूबिक एमएम लाल टिश्यू, इतनी छोटे से भाग।
यानी इसका मतलब है कि जो हम पिन रहती है, पिन का ऊपर का भाग रहता है, ऊपर के भाग में 45 लाख से 60 लाख क्यूबिक पर क्यूबिक किलोमीटर रक्त, लाल रक्त कण रहते हैं। हीमोग्लोबिन कितना रहता है? 14.5 ग्राम्स पर सेकेंड, ये हीमोग्लोबिन रहता है। सफेद पेशी में 4,00,000 से 11,000 ये सफेद पेशी रहती है, और प्लेटलेट्स 1.5 लाख से 4.5 लाख तक नॉर्मल रहती है। आरबीसी यानी लाल कण, रक्त कण का जो ये है 120 दिन और रहती है। यानी इसका मतलब है कि आरबीसी हमारी उसकी जो लाइफ स्पैन है वो 120 दिन का है। 120 दिन के बाद से वो डेड हो जाए। हीमोग्लोबिन जो 14.5 है, डब्ल्यूबीसी 4,000 से 11,000 तक रहती है। यानी 13 से 20 दिन उसका एवरेज रहता है दिन का, उसका जिंदा रहने का। और यही जिंदा रहने का जो एवरेज है प्लेटलेट्स का, वो रहता है 10 दिन। रक्त का भ्रमण पूरे शरीर में होने से उसका शरीर की सभी प्रणालियां और अवयवों से संबंध आता है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात। रक्त भ्रमण पूरे शरीर में होने से उसका शरीर की सभी प्रणालियां और अवयवों से संबंध आता है। आप कौन सा भी अवयव देखिए शरीर का, खाली टच करेंगे तो वहां से ब्लड निकलेगा। इसका मतलब है हृदय तो मेरे छाती के बीच पे है, मगर रक्त कहाँ कहाँ पहुंचता है ये देखिए। ये इसका संबंध हर एक प्रणाली से है। रक्त भ्रमण क्रिया कैसी रहती है, अभी उसने की फिगर मैंने आपको दिखाई थी ऊपर, कि जिसमें रक्त भ्रमण की क्रिया एक तो सिस्टेमिक रहती है। सिस्टेमिक यानी कि पूरे शरीर में माथे तक से पैर की चोट, पैर से अंगूठे तक जाता है, ये सिस्टेमिक ये रक्त भ्रमण रहता है। और पल्मोनरी यानी फेफड़ों में जो रक्त जाता है वो पल्मोनरी रक्त भ्रमण बोलते हैं। अभी इस पर ये थोड़ा सा डिटेल बोला हूँ रक्त भ्रमण प्रणाली पर। इसके यौगिक उपचार क्या है, इसके योग के उपचार कैसे कर रहे हैं, वो हमें अभी थोड़ा सा देखेंगे। उपचार उपचार कैसे करेंगे, उसका जो जो कारण है वो कारण आपने कम कर दिया तो उपचार करने की जरूरत ही नहीं रहती, क्योंकि कारण आया तो ही हम बीमार होने वाले हैं। मानसिक खिंचाव और तनाव में बिल्कुल नहीं, आनंद में रहिए। और ये करने के लिए आपको मन शांत करने वाले प्राणायाम, ध्यान करने अत्यंत आवश्यक है। शुद्धि क्रिया, आसन, प्राणायाम, ध्यान और मुद्रा, इससे हम हमारे उपचार कर सकते हैं। पहली तो है शुद्धि क्रिया। शुद्धि क्रिया में मालूम है हमारा शरीर में वात, पित्त, कफ रहता है, उसका प्रमाण समप्रमाण करेंगे तो अपने आप ही बीमारियां नहीं आएगी। साथ साथ जब भी अंदर के विषैले पदार्थ मैं शुद्धि क्रिया के द्वारा बाहर निकालूंगा, जिसको हम विजातीय तत्व बोलते हैं, ये तत्व तभी हम दूर कर सकते हैं शुद्धि क्रिया से। तो ये शुद्धि क्रिया से दूर होने के बाद में हमारे विजातीय पदार्थ दूर हो जाएंगे। ये दो प्राणायाम, ये दो आसन है। देखिए अभी यहाँ ये स्लाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है। पद्मासन और वज्रासन, ये दो आसन ऐसे हैं कि आपको मालूम है कि ये मन शांत करने वाले आसन है। वहाँ का रक्त प्रवाह कम हो जाता है पिंडलियों में, और अतिरिक्त रक्त प्रवाह मस्तिष्क में शुद्धिकरण के लिए या लक्ष्य के शुद्धिकरण के लिए चला जाता है। हृदय पर का कार्यभाग कम करने वाले ये दो प्राणायाम, ये आसन। हृदय पर का कार्यभाग यानी वर्कलोड, वर्कलोड कभी होता है कि जब भी मैं पद्मासन में बैठूं या वज्रासन में बैठूं तो हृदय पर का हमारा भार अपने आप कम हो जाए। दूसरा है आसन, शवासन, ताड़ासन,
शिथिलासन, भुजंगासन, पादोत्तानासन, योग निद्रा और मर्कटासन। ये आसन से हमारा ब्लड प्रेशर या रक्त भ्रमण प्रणाली बहुत ही अच्छी तरह काम करती है। इसलिए शवासन का थोड़ा सा हम डिटेल में बोलेंगे। शवासन में कार्य करने की शक्ति और कार्य से हटाने की भी शक्ति हमें पैदा हो जाती है। कार्य करने की भी शक्ति पैदा होती है और कार्य से हटने की भी शक्ति पैदा होती है यदि मैं शवासन में लेता हूं। ताड़ासन में पीठ के बल लेते हुए हम जब भी ताड़ासन करते हैं या खड़े हुए हम ताड़ासन करते हैं तो हम शरीर को विपरीत दिशा में तानते हैं, इतना खिंचाव देते हैं श्वास को नॉर्मल रखते हुए कि सभी रक्त प्रणालियां हमारी खींची जाती है, रक्त वाहिनियां खींची जाती है और वहां का जो ब्लड सप्लाई है बहुत ही अच्छी तरह, जहां तक हमारा रक्त पहुंचता नहीं था वहां भी पहुंचना शुरू हो जाता है। शिथिलासन, ये भी आसन ऐसा है कि जिसमें हमें पूरे शरीर शिथिल कर देता है। ये शिथिल होने से क्या आगे होता है अगली साइड में मैं दिखाऊंगा। ये शिथिलासन है। भुजंगासन में ये भी पेट के बल लेते हुए दोनों हाथ की उंगलियां कानों पर रखते हुए धीरे धीरे करे गर्दन को ऊपर की उठाई और बाद में श्वास भरते हुए जब हम उठाते हैं तो हृदय हमारा पूरा ऊपर की ओर जाता है। हमारी रक्त भ्रमण की क्रिया बहुत ही अच्छी तरह होने लगती है, पूरे रक्त भ्रमण पूरे शरीर में होने लगता है। पादोत्तानासन में भी यही क्रिया होती है। योग निद्रा में तो हमारा रक्त भ्रमण ठीक ही होता है क्योंकि मेरा शरीर तो ढीला हो गया है, साथ साथ मेरा मन भी शांत हो रहा है, एकाग्र हो रहा है। जो हम योग निद्रा जो लेते हैं उसके पर ध्यान देते हुए सजग निद्रा में हम जब सोते हैं तभी ये योग निद्रा से हमारे रक्त भ्रमण प्रणाली को हम ठीक कर सकते हैं। मर्कटासन में भी हमारी रीढ़ को दाएं बाएं एक लयबद्ध स्थिति में झटका न देते हुए एक लयबद्ध स्थिति में करते हैं तो हमारा ब्लड सप्लाई, रक्त भ्रमण बहुत ही अच्छी तरह होता है। रक्त भ्रमण बढ़ाने वाले आसन और प्राणायाम, ये भी हमें जानकारी होनी, योग के साधक के हिसाब से हमें होनी जरूरी है कि कौन कौन से आसन है कि जिससे रक्त भ्रमण प्रणाली हरकत में आती है, तब हमारा रक्त ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। कौन कौन से है ये? शीर्षासन, अगेंस्ट ग्रेविटी हम उल्टा हो जाते हैं, माथे पर हमारा ब्लड सप्लाई बहुत ही ज्यादा बढ़ सकता है, का आदत भी नहीं रहती तो शीर्षासन हमें करते हुए जिसको ब्लड प्रेशर है शीर्षासन बढ़ जाए। सर्वांगासन, विपरीत करणी, मयूरासन, उज्जाई प्राणायाम। यहाँ उज्जाई प्राणायाम का थोड़ा सा डिटेल बोलूंगा कि उज्जाई प्राणायाम तो हृदय की मसाज करता है, हृदय को बहुत ही अच्छा करने वाला, हृदय को मजबूत करने वाला प्राणायाम, मगर जिसको ब्लड प्रेशर है उनको उज्जाई प्राणायाम बहुत संभाल के करना है। भस्त्रिका प्राणायाम, सूर्य भेदी प्राणायाम, उद्यान बंद, जालंधर बंद, ये सभी आसन, प्राणायाम और बंद उच्च रक्तचाप वालों के लिए वर्जित। साथ साथ प्राणायाम में कुंभक बंद आपको कहीं भी लगाने नहीं, जिसको हाई ब्लड प्रेशर है। इसलिए जब भी प्राणायाम करते हैं तभी एक प्राणायाम में निषेध बोल देते हैं कभी भी कि जिसको उच्च रक्तचाप वालों ने श्वास को रोकना नहीं है, कुंभक नहीं करना और बंद भी लगाने के लिए। तो ये विज्ञान और जालंधर खास करके ये आपका। अभी देखिए शवासन में अगली साइड दिखाने वाला था, मैं बोला था वही, शरीर और मन तनाव मुक्त होने से जब भी मैं आसन में शवासन में लेट जाता हूँ तो थोड़ा शरीर का वजन जमीन पर सौंप देता हूँ तो मेरे मसल्स पूरे ढीले हो गए हैं, मेरे मसल्स कहीं भी कॉन्ट्रैक्शन में नहीं है, तो इतने ढीले हो जाता है कि मेरे मन भी शांत हो जाता है। मन शांत होने से मेरी मसल स्टोन भी
ये टोन रहता है मसल का, एक उसका टोन खिंचाव रहता है। ये खिंचाव भी ढीला होने से अंदर की ब्लड वेसल्स से रक्त वाहिनियां ये भी ढीली हो जाती है। रक्त वाहिनियां ढीली होने से या शिथिल होने से हृदय की गति धीरे धीरे कम होने लगती है, क्योंकि जहां तक हमारा ब्लड सप्लाई मिलता नहीं था वहां भी मिलने लगता है। नहीं मिलने लगा तो हृदय को समझ जाता है कि मुझे काम अभी ऑप्टिमम काम मेरा है, अभी आगे रक्त प्रवाह सब जगह मिल जाता है, सब जगह बराबर मिल रहा है, तो अभी मैं काम कम करूँ। हृदय की गति कम होती है, तो कम होने से रक्तचाप वालों के लिए शवासन अत्यंत उपयोगी। आप ध्यान दे इसका, खास करके वापस एक बार के बोलूंगा, मन शांत होने से मेरे शरीर का मसल टोन कम हो जाता है। मसल का अंदर का जो कॉन्टैक्ट रहती, कॉन्टैक्ट की शक्ति कि हम ढीले कर दिए, ये ढीले करने से इसके अंदर की ब्लड वेसल ढीली हो जाती है, शिथिल हो जाती है, और ये ढीली होने से मेरा रक्त प्रवाह जहाँ तक पहुँचता नहीं था वहाँ पहुँचना शुरू हो जाता है। इसकी वजह से मेरे हृदय की गति भी कम होती है, और गति कम होने से मेरा प्रेशर भी धीरे धीरे कम होने लगता है। ये क्रिया एक दिन या 2 दिन में नहीं होती, इसके लिए आपको प्राणायाम की साधना या प्राणायाम रोज करना आवश्यक है। प्राणायाम में गहरा लंबा श्वास, अनुलोम विलोम प्राणायाम, चंद्रभेदी प्राणायाम और उज्जाई प्राणायाम कर सकते हैं। खाली उज्जाई प्राणायाम किसमें ना करें, हृदय को आपको गति नहीं देनी है, हृदय को जिसको उच्च रक्तचाप है ये खरीदना है। बाकी सब जगह आपको गहरे लंबे श्वास से पेट, मध्य और फेफड़े खास करके प्रभाव में आते हैं। रक्त शुद्धिकरण की क्रिया बहुत ही तेज हो जाती है। तेज मतलब फास्ट होती है, हृदय की गति नहीं बढ़ती, हृदय की गति तो धीरे हो जाती है, क्योंकि श्वास ने धीरा धीरा किया है, श्वास की गति को धीरा किया है, तो ऑटोमेटिकली मेरे हृदय की गति भी धीरे हो जाएगी। तो जितना श्वास धीरे हुआ, श्वास जितना गहरा और लंबा हुआ, उतना ही मेरे रक्तकरण की शुद्धि क्रिया तेज हो जाती है। अनुलोम विलोम प्राणायाम में मेरे चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी और बीच में की सुषुम्ना नाड़ी, ये तीनों सम प्रमाण में आते हैं। ये सम प्रमाण में आने से मेरा मस्तिष्क भी बहुत ही शांत हो जाता है, और मस्तिष्क के शांत होने से वापस आपका ब्लड प्रेशर धीरे धीरे कंट्रोल में आएगा। चंद्रभेदी प्राणायाम और उज्जाई प्राणायाम अभी मैंने उसका थोड़ा सा डिटेल दिया हूँ। मुद्रा, यही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुद्रा में हम क्या करते हैं, हमारे 5 तत्व मिला देते हैं, 5 तत्व सम प्रमाण में लाते हैं। ये सम प्रमाण में लाने के लिए एक तो आप ज्ञान मुद्रा, ये ज्ञान मुद्रा हमारे मन की चंचलता को कम करता है। आपको ये दिखा देते हैं, ये देखिए प्राण मुद्रा या ज्ञान मुद्रा, वो ठीक है, आपको यह डिटेल में नहीं बोलूंगा, आप देख लीजिए तो आपको ख्याल आएगा। ये ज्ञान मुद्रा है, और ये ज्ञान मुद्रा हम कहाँ लगाते हैं, ऐसे लगाते हुए पद्मासन में लगाते हुए हमारे घुटनों के जो ऊपर का भाग है, ऊपर पृष्ठभाग है, उस पर हम क्या रखते थे, कोनिया थोड़ी सी बेंड करते हुए, कोनिया ऐसी सीधी नहीं करनी है, कोनिया थोड़ी सी बेंड करते हुए घुटनों पर हम लगाए। बहुत ही अच्छी ये क्रिया। अपान वायु मुद्रा, ये भी एक बहुत ही अच्छी मुद्रा है, कि जो बहुत ही अच्छी तरह, तो ये कहा गया है ये इंट्रावेनस इंजेक्शन का काम करता है, कैसे काम करता है इसमें, ये हमारा अनामिका है, ये हमारी जो है ये अंगूठे के खून पर लगा दिया, तीसरी और चौथी उंगली को अंगूठे के ऊपर की गद्दी पर लगा दी, और 5वीं उंगली खाली सीधी रखी, और यही क्रिया दोनों हाथों से घुटनों पर रखी, और अपने आप शांति से बैठे थे। तो ये मुद्रा हम चलते समय भी कर सकते हैं, बैठे समय भी कर सकते हैं, वार्तालाप करते समय भी आप जरूर करें। अपान वायु मुद्रा हृदय को बल देने वाला ये मुद्रा है, ये खास करके ये आप जरूर करें।
थोड़ा मस्तिष्क की ओर हम चले जाते हैं। मस्तिष्क का ब्लड सप्लाई देखिए, यहाँ एक फिगर दिखाई है। ये फिगर में आप देखेंगे, यहाँ ये जहाँ ये पॉइंटर में कर रहा हूँ, यहाँ नीचे उर्दर है। ये हृदय से एक रक्तवाहिनी ये यहाँ हाथ की ओर चली गई, और यहाँ ये राइट साइड में है, ये राइट साइड में ऊपर गई, जैसे ये पीछे की ओर लेफ्ट साइड में रहती है, बाईं ओर रहती है। ये दोनों रक्तवाहिनियाँ मस्तिष्क को सप्लाई करती है, खोपड़ी के बाहर भी और खोपड़ी के अंदर भी। ये ब्लड सप्लाई हमारे शरीर में पूरा रक्त भ्रमण होता है, उससे ऑलमोस्ट 15 से 20% ब्लड हमारा खाली मस्तिष्क को ही जाता है। मस्तिष्क को प्रचुर मात्रा में ब्लड सप्लाई अधिक है। ये आड़े करके मैंने ये दिखाई है, ये आप देखेंगे। यहाँ से ये दाहिनी और ये बाईं ओर की ब्लड वेसल, ये देखिए यहाँ से ये भाई बाहर की ओर, जो खोपड़ी के बाहर की ओर चली गई, और ये अंदर की ओर जो गई है, ये सप्लाई जाता है। और यहाँ सर्कल ऑफ विलिस बोलते हैं, ये यहाँ ब्लड सप्लाई बहुत ही अच्छे तरह होता है। और यहाँ से इसकी ब्रांचेस होती है, ये पूरे ब्लड सप्लाई यहाँ साइड में दिखाया है। ये देखिए कि मस्तिष्क का ब्लड सप्लाई, ये छोटा मस्तिष्क है, छोटा मस्तिष्क को पेड़ में जाए, और यहाँ अंदर की ओर से ये पूरे उसको फैल जाती है, पूरा फैल जाता है। ये जो है रक्त प्रचुर मात्रा में मिलने से हमारा मन एकाग्र होता है। यहाँ खास करके मैं उल्लेख करूंगा भ्रमरी प्राणायाम और ओम ध्वनि। जब भी मैं भ्रमरी प्राणायाम करता हूँ, मेरे अंगूठी कान के अंदर फिक्स कर देता हूँ, तो मेरे या पॉइंटर देखिए, ये भाग पर मेरा कान है, ये कान के अंदर, यहाँ अंगूठे अंदर तक गए हैं, यहाँ से अंदर तक गए, लेफ्ट साइड से अंदर तक गए, राइट साइड से अंदर तक गए, एक इंच ऑलमोस्ट अंदर गए हैं। तो मैं ब्रेन के और नजदीक गया हूँ, और वहां का ब्लड सप्लाई देखिए, यहाँ तो ऊपर की जाने वाली ब्लड सप्लाई मेन, और यहाँ के देखिए उसकी कितनी ब्लड सप्लाई है। ये सभी ब्लड सप्लाई उसके बहुत ही अच्छी तरह होता है। और यहाँ वाइब्रेशन, ओम की ध्वनि हम जब भी बोलते हैं, ओम, तभी मेरे ओठ फड़फड़ाते हैं, और इसका वाइब्रेशन पूरा हमें ये पूरे यहाँ भाग पर होता है, और यहाँ का ब्लड सप्लाई बहुत ही अच्छी तरह होता है। भ्रमरी प्राणायाम यदि मैं अंदर की ओर रखता हूँ, दोनों हाथ की ऊपर की 2 उंगलियां आंखों पर, वहां भी वाइब्रेशन आता है, और 2 हाथ होठों के नीचे रखता हूँ, और जब मैं भ्रमर के जैसे गुंजन करता हूँ, तभी बहुत ही अच्छी तरह वाइब्रेशन पूरी यहाँ झंझनाहट आती है पूरे मस्तिष्क में, और ब्लड सप्लाई यहाँ बहुत ही तेज होता है। और ब्लड सप्लाई तेज होने से मस्तिष्क मेरा एकाग्र होता है, मस्तिष्क काम बराबर कर सकता है। जो है नीचे का भाग, मस्तिष्क का नीचे का भाग है, जैसे मैंने अभी ऊपर का भाग, साइड का भाग दिखाया, यही नीचे का भाग है। ये अंदर से भाग ऊपर की ओर चला जाता है। ये भ्रमरी प्राणायाम, मूर्छा प्राणायाम, क्योंकि मूर्छा प्राणायाम है कि मूर्छा प्राणायाम भी हम वही स्थिति वही है, मगर उसमें मस्तिष्क की ब्लड सप्लाई बहुत ही अच्छी तरह होता है, मस्तिष्क के ब्लड की झंझनाहट अच्छी होती है। उज्जाई प्राणायाम, कंठ से हृदय तक और हृदय से कंठ तक थोड़ा सा यहाँ, थोड़ा सा आधा बंद लगाते हुए हम करते हैं, पूरा नहीं लगाएगा। तो हृदय से कंठ तक और कंठ से हृदय तक एक श्वास को बाहर की ओर निकालते हुए, तो ये उसका वाइब्रेशन मस्तिष्क तक पहुंचता है उज्जाई प्राणायाम में। ओम ध्वनि में भी और प्रार्थना में भी, प्रार्थना भी इतनी ही इंपॉर्टेंट है एकाग्र होने के लिए। एकाग्रता क्यों होती है, देखिए वहाँ ओम माँ जब भी बोलता हूँ तो आ करके ये वाइब्रेशन रहता है। कौन से भी अक्षर पर, कौन से भी उच्चार पर अलग अलग टाइप के वाइब्रेशन रहते हैं, और ये वाइब्रेशन पूरे मस्तिष्क में झंझनाहट पैदा करती है। वास्तविकता क्या है ये भी आप देखिए, पूरे आयुष्य काल में हमारा हृदय 100 बड़े तैरने के तालाब पर्याप्त मात्रा में पानी से भर सकते हैं।
100 बड़े तालाब, तैरने के जो तालाब रहते हैं, तालाब तो एक तालाब में कितना पानी रहता है, वैसे पूरे आयुष्य काल में हमारा इतना छोटा सा मुट्ठी वाला जो हृदय रहता है 100 तालाब भर सकता है। लाल रक्त कण को पूरे शरीर में घूमने के लिए खाली काफी 20 सेकंड ही काफी है। 20 सेकंड कैसे, अभी आप इसका एक उदाहरण दूंगा मैं कि जब भी मैं नस में से इंजेक्शन लेता हूं तो दवा जाने के बाद में तुरंत ही उसको 20 सेकंड के अंदर ही उसको अच्छे लगने लगता है। या दवा का असर जल्दी करने के लिए हम नस में इंजेक्शन देते हैं, डॉक्टर्स नस में इंजेक्शन देते हैं कि ताकि उसका असर तुरंत हो जाए। ये लाल रक्तकण यानी इसका मतलब है कि पूरा रक्त घूमने के लिए 20 सेकंड ही काफी है पूरे शरीर में। डर या उत्तेजना से हृदय की गति बढ़ती है। जन्म से मृत्यु तक लाल रक्तकण 2.5 लाख बार पूरे शरीर का चक्कर लगाती है। जन्म से मृत्यु तक लाल रक्तकण 2.5 लाख बार पूरे शरीर का चक्कर लगाती है। शरीर की पूरी रक्तवाहिनियों को एक सीधी कतार में रखी जाए तो वह लगभग 1 लाख किलोमीटर यानी पृथ्वी का पूरे 2.5 चक्कर लगाएंगे, पृथ्वी को 2.5 चक्कर लगाएंगे, तब तक ये रक्तवाहिनियां चालू है। जैसे मस्तिष्क का ये ब्लड सप्लाई था, वैसे ही थोड़ा सा यहाँ दिखा रहा हूँ कि देखिए अवयव को रक्त कैसे मिलता है। ये लीवर है, यहाँ स्प्लीन है, यहाँ बीच में पैंक्रियाज नहीं दिखाई, और ब्लड दिखाने के लिए, ब्लड सेल दिखाने के लिए लीवर की ओर चली जाती है। यहाँ जठर को देखिए, ये हमारे अमाशय को ब्लड सप्लाई कैसे देता है। सबसे ज्यादा ब्लड सप्लाई यहाँ हमारी पाचन प्रणाली में आंतों को होता है। ये छोटी आंत है, ये जो है छोटी आंत, छोटी आंत 22 फीट रहती है, मगर इसको यहाँ एक आंतों का, छोटी आंतों का थोड़ा सा भाग दिखाया हुआ है। ये भाग दिखाया हुआ है तो किसका इतना भाग ही दिखाया हुआ है। नसों का जाल देखिए, ब्लड वेसल्स का जाल देखिए, जैसे 22 फुट तक या पूरे यहाँ तक नसों का जाल रहता है, ब्लड वेसल्स का जाल रहता है कि जो यहाँ से पाचन होने के बाद में पोषक द्रव्य खींचे जाते हैं ब्लड में, और ये खून पूरे शरीर में फैलाते हुए लीवर में जाते हैं, और लीवर में से यहाँ हृदय देखिए। बड़ी आंत का भी देखिए, ये पादोत्तानासन, यहाँ मैंने आसन का जिक्र किया था, पादोत्तानासन, मकरासन, ये स्थिति हम जब करते हैं तभी ये रक्तवाहिनियां बहुत ही अच्छी तरह खींची जाती है और दबी जाती है, और मेरा खून सप्लाई बहुत ही अच्छा होने से वहाँ की रक्तवाहिनियां का काम जो है पाचन अच्छा करना, पाचन होने के बाद में पोषक द्रव्य को रक्त में मिलाना, ये कार्य बहुत ही अच्छी तरह। अभी रक्तवाहिनियों की थोड़ी सी इसमें जानकारी दूंगा कि रक्तवाहिनी की बीमारियां क्या होती है। ये हमारा रक्त भ्रमण है, इसमें एक साइड में हमें अशुद्ध रक्त की रक्तवाहिनियां दिखाई है, यहाँ शुद्ध रक्तवाहिनियां दिखाई है। यहाँ जो है, यहाँ जो शुद्ध रक्तवाहिनी आंख के बारे में 2 भाग में बढ़ जाती है, एक राइट साइड में और ये लेफ्ट साइड। वैसे ही यहाँ बेंच है, या राइट और लेफ्ट में यहाँ पक जाती है और लीवर चेक चाहिए। यहाँ रक्त सप्लाई देखिए, यहाँ तक पैरों के अंगूठे तक मेरा ब्लड सप्लाई रहता है। मगर जैसी जैसी मेरी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे मेरी नस से सिकुड़ने लगती है, मेरा वहां का ब्लड सप्लाई धीरे धीरे कम होने लगता है। ये आपको खास करके ध्यान देना है कि मेरा ब्लड सप्लाई धीरे धीरे कम होने लगता है। वही स्थिति खास करके आर्टेरियोस्क्लेरोसिस जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, ये रक्तवाहिनी देखिए, ये रक्तवाहिनी का एक थक्का है जिसमें कोलेस्ट्रॉल, यहाँ बोलता है, अभी कोलेस्ट्रॉल का लेवल जिक्र कर रहे हैं, और इसका डिटेल बिल्कुल नहीं जाएंगे क्योंकि ये विषय टोटली अलग है कोलेस्ट्रॉल का। मगर कोलेस्ट्रॉल के थक्के रक्तवाहिनी में जमते हैं, जो व्यायाम कम करते हैं, बैठा हुआ काम है, उसको काम धंधा नहीं करते, वो बैठे बैठे यहाँ रक्त के थक्के जम जाते हैं। ये रक्त का जो है धीरे धीरे रक्त यहाँ जमने से आर्टरीज जो है सिकुड़ने लगती है, सिकुड़ने, और यहाँ का जो ब्लड सप्लाई है ये कम होने लगता है।
और कम होने से जहाँ ये ब्लड सप्लाई करता है, रक्त की पूर्ति होती है, वो ऑर्गन धीरे धीरे काम कम करने लगते हैं और धीरे धीरे ये फेल होने लगते हैं। समझो यही रक्त प्रणाली रक्त किडनी में सप्लाई कर रहे हैं, गुर्दे में सप्लाई कर रहे हैं, गुर्दे का जो ब्लड सप्लाई उनको मिलना चाहिए नहीं मिले, तो धीरे धीरे ये लॉन्ग टर्म में ये गुर्दे फेल होते जाएंगे। ये ना होने के लिए आपको रक्त भ्रमण की क्रिया बराबर मेंटेन करनी जरूरी है। जब भी रवि रक्त कण यहाँ एक इकट्ठा हो जाते हैं और गट्ठा हो जाते हैं कि जिसको हम थ्रोम्बस बोलते हैं, थ्रोम्बस है ब्लड क्लॉट, ये कहीं चिपक के रहता है, मगर कभी कभी ये प्रेशर से ये ब्लड क्लॉट निकल जाता है और ये पूरा ये ऐसे ही आता है जिसको हम एम्बोलस बोलते हैं। ये एम्बोलस कहीं रक्तवाहिनी जैसे जैसे आगे जाएगी तो ये सिकुड़ जाती है, ये सिकुड़ती हुई दिखाएंगे, ये सिकुड़ती ये रक्तवाहिनी, यहाँ से रक्तवाहिनी ये जो रक्त था ये नीचे की ओर चला गया, यहाँ ये रक्तवाहिनी सिकुड़ रही है, तो यहाँ से रक्त आराम से जाएगा, मगर यहाँ जब एम्बुलेंस अटक गया तो यहाँ का ब्लड सप्लाई कट होने से पूरा आगे का प्रॉब्लम शुरू हो गया। वेरिकोज वेन्स, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, ये थ्रोम्बोसिस क्योंकि ये बहुत लोगों को होता है, पैर में सूजन आ जाती है, नसों में दर्द दर्द करने लगती है, नसें फूल जाती है धीरे धीरे, और वहाँ की रक्तवाहिनियाँ इतनी बड़ी हो जाती है मगर इतनी शिथिल हो जाती है, इसकी वॉल इतनी शिथिल हो जाती है कि वो बिल्कुल काम कर नहीं सकती। ये और ये जब भी होती है तो ये थक्का जम जाता है, ये थक्का कभी कभी ऊपर जाते हुए तो जो होता है ये थम्बस है, बोलस है, ये कभी कहीं यहाँ अटक जाता है तो आगे का ब्लड सप्लाई कट हो जाता है। वेरिकोज वेन्स, आपको बहुत ही आपने देखा होगा कि आपके पैर के पीछे की पिंडलियों की जो रक्तवाहिनियां है बहुत ही ऐसी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है और दिखती है, हमें आंखों से देख सकते हैं, बहुत ही ऐसी खुली हुई लगती है, वहां का ब्लड सप्लाई बहुत कम हो जाता है। ये देखिए यहाँ अंदर वाल्व रहते हैं, ये वेन्स में वाल्व रहते हैं पैरों के रक्तवाहिनियों में, और ये वाल्व वन साइड ओपन होते हैं कि जो ऊपर की ओर ओपन होते हैं, अगर ये वाल्व काम करने कम कर दे, यहाँ की शिथिल, यहाँ की वाल्व जो है उसकी ये है मस्कुलेचर है वो शिथिल हो गया, ये स्थिति हो जाती है कि बड़े बड़े थक्के हो जाते हैं और यहाँ से रक्त वापस यहाँ जमा होने लगता है और ये नसें जो है टेढ़ी मोड़ी होने लगती है। और एक है रक्त, इसलिए रक्तवाहिनी में कि कभी कभी रक्तवाहिनी की जो वॉल है, ये थिकनेस है, ये बहुत ही पतली होते हुए ये फुग्गे के जैसे, गुब्बारे के जैसे फूल जाती है, जिसको हम एन्यूरिज्म बोलते हैं। एन्यूरिज्म, इसमें भी रक्त आता है, एक स्थिति ऐसी है, इसलिए समझो रक्त रक्त बड़ा प्रेशर से जा रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं देता, मगर समझो रक्त प्रेशर बढ़ गया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो ये बहुत ही डेंजरस कंडीशन है। ये प्रेशर बढ़ जाने के बाद में गुब्बारों के अंदर प्रेशर बढ़ा दिया तो एक स्थिति और बढ़ा दी जाएंगे तो गुब्बारा फूट जाएगा। जैसे ही इसने प्रेशर और बढ़ा दिया हमारे रक्त का प्रेशर, तो कभी कभी ये रक्त वाहिनियां फूट जाती है, रप्चर हो जाती है, ब्लड रप्चर और ब्लीडिंग होता है, और हम बोलते हैं कि उसको रक्त ये हुआ ब्लड ये सर्कुलेशन पूरा स्टॉप हो गया, क्योंकि वहां सर्कुलेशन निकलते हुए पूरा सर्कुलेशन का पूरा सत्यानाश हो गया। ये क्रिया खास करके कहाँ होती है, ये होता है 100 आदमी लेंगे, 100% में से 2% लोगों में ये एन्यूरिज्म खास करके मस्तिष्क में रहता ही है। 100 आदमी समझो 100 साधक है, 100 साधक में से 2 साधक ऐसे निकलेंगे कि जिनको ये एन्यूरिज्म रहता है, कि मस्तिष्क का एन्यूरिज्म रहता है। और मैं जब शीर्षासन करता हूं तो अपने आप मेरे मस्तिष्क का ब्लड सप्लाई ज्यादा बढ़ाता हूँ, ब्लड प्रेशर ज्यादा बढ़ाता हूँ, तो कभी कभी ये ब्लड प्रेशर फूट जाती है और सेरेब्रल हेमरेज, ब्रेन हेमरेज बोलते हैं उसको, और ये होने से पूरा रक्त सप्लाई वहाँ का कट ऑफ हो जाता है और इमीडिएटली इंस्टेंट डेथ हो सकती है, या इंस्टेंट पैरालिसिस भी हो सकता है, इंस्टेंट डेथ भी जा सकती है। और इसके लिए हमारा संस्थान, भारतीय योग संस्थान शीर्षासन रिकमेंड नहीं करते, और शीर्षासन
क्यों? क्योंकि हम तो मिडिल एज के बाद में हमें आसन या प्राणायाम करना ज्वाइन हुआ। जो बचपन से आसन प्राणायाम योग करते हैं उनके लिए उनकी आर्टरी धीरे धीरे ट्रेन होने लगती है, ट्रेन होती है, तो उनको प्रॉब्लम नहीं आता। मगर हम जब भी हमारे मिडिल एज में हम सब ये शुरू करते हैं तो आपको एक तो ध्यान देना है कि बिल्कुल आप शीर्षासन ना करें, क्योंकि उसको भी सालों की साधना होनी जरूरी है, तभी आप ये कर सकते हैं। ये कोलैटरल सर्कुलेशन आपको खास करके ये स्लाइड दिखा था, ये भी इंपॉर्टेंट 5 मिनट है। ये देखिए, यहाँ से भैया ब्लड सप्लाई यहाँ की ओर जा रहा है, यहाँ से पूरा निकल जा रहा है, मगर जब यहाँ की आर्टरी सिकुड़ जाती है, यहाँ की ब्लड से सिकुड़ जाती है या थक्का जम जाता है, तो यहाँ से ब्लड सप्लाई जाने वाला नहीं है। मगर भगवान ने देखिए कैसी क्रिया की है, बहुत ही जादुई क्रिया की है कि उसको बाईपास तैयार कर देते हैं। धीरे धीरे यहाँ की जो छोटी छोटी रक्तवाहिनियां थी, कैपिलरीज थी, वो धीरे धीरे बड़ी होने लगती है और यहाँ से ये ब्लड सप्लाई देखिए यहाँ से वो आ जाता हुआ यहाँ चला जाता, बाईपास कर दिया। यहाँ से यहाँ ना जाते हुए यहाँ से ये ब्लड, ये यहाँ की ब्लड वेसल्स से बाईपास कर दिया। और ये बाईपास कभी होता है जब भी मैं नियमित योग साधना करता हूँ, व्यायाम करता हूँ, तो मेरा ब्लड सप्लाई धीरे धीरे सभी जगह पर समान प्रमाण में होने से मेरा कोलैटरल सर्कुलेशन बराबर होने लगता है। इसको कोलैटरल सर्कुलेशन बोलता है। मेन सर्कुलेशन ब्लॉक हो गया, कोई हरकत नहीं, यहाँ से चालू हो गया। और ये भी यही क्रिया खास करके कोरोनरी आर्टरी, हृदय की आर्टरीज में ये आर्टरी कोलैटरल सर्कुलेशन कम होता है, कम प्रमाण में कोलैटरल सर्कुलेशन होता है, और मस्तिष्क में भी ये कम रहता है। इसके लिए यहाँ हमें बहुत ही संभाल के हुए करना है। ये आगे की एक देखिए कि कैसे कोलैटरल सर्कुलेशन होता है, ये भी देखिए। ये नॉर्मल स्थिति है, ये नॉर्मल प्रवेशन में खास करके ये ऊपर की ओर चला गया, यहाँ की ओर यहाँ ब्लॉक होने लगा, यहाँ ब्लॉक होने लगा, साइमल्टेनियसली ये खून यहाँ से भी जाने लगा, और जहाँ तक यहाँ का ब्लड सप्लाई धीरे धीरे देखिए ये ब्लड वेसल बढ़ने लगी और एक दूसरे में जुड़ती हुई यहाँ का बाईपास तैयार कर दिया, और यहाँ से भी खून जाने लगा और यहाँ से भी खून जाने लगा ऊपर। कंप्लीटली ब्लॉक होने के बाद में कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, क्योंकि कोलैटरल सर्कुलेशन इतना अच्छी तरह तैयार हो जाता है कि उसको कुछ प्रॉब्लम ही नहीं आता, क्योंकि यहाँ से ये ब्लड सप्लाई यहाँ से चला जाता है। जिससे रोड नया तैयार करते समय मेन रोड ब्लॉक कर देते हैं और बाईपास करते हुए रोड को हम बाहर से क्रॉस कर देते हैं। यही सेम प्रिंसिपल भगवान ने हमें यहाँ दिया है, और ये क्रिया इतनी अच्छी तरह होती है कि हमें मालूम भी नहीं होते कि हमें कोलैटरल्स तैयार होते हैं। ये कोलैटरल्स हमारी जिंदगी भी बचा सकते हैं। कोरोनरी आर्टरीज की डिसीज में यानी हार्ट अटैक में करते क्या है, बाईपास सर्जरी करते हैं। बाईपास सर्जरी यानी क्या, बाईपास कर देते हैं, यहाँ ब्लॉक हो गया है ना, कोई हरकत नहीं है, तो यहाँ से एक नई ब्लड वेसल यहाँ से हाथ की या पैर की ब्लड वेसल लेते हुए यहाँ से यहाँ तक जोड़ देते हैं, ब्लॉक को बाईपास कर देते हैं। यानी हम ऑपरेशन से ये करते हैं कि जो नेचुरल स्थिति से नहीं हो रहा वो हम ऑपरेशन से कर देते हैं। ऑपरेशन से तुरंत हो सकता है, मगर ये कोलैटरल सर्कुलेशन नेचुरली होने से हमें सालों की साधना करनी पड़ती है। 1 साल 2 साल के बाद में धीरे धीरे कोलैटरल सर्कुलेशन तैयार होता है और मेरा पूरा रक्त प्रवाह बहुत ही अच्छी तरह हो गया। ये सभी हुआ आज की रक्त प्रणाली का थोड़ा सा लक्ष्य में बोलेंगे तो रक्त भ्रमण प्रणाली ये हमारी ऐसी प्रणाली है कि जिसको बाकी की सभी प्रणालियों को कवर कर देगी। शुद्ध रक्त क्या होता है, अशुद्ध रक्त क्या होता है, ये भी मैंने मीटिंग में बोला है। आपको अभी जब भी आसन और प्राणायाम करते हैं तो मन में एक विचार ऐसा आना चाहिए कि मेरा मन शांत करने के लिए, मैं प्राणायाम की साधना बढ़ाने के लिए मैं प्राणायाम कैसे उसको और अच्छी तरह करूं, आसन और अच्छी तरह कैसे करूं, ये आपको अभी करना जरूरी है। मेरा ये लेक्चर अभी यहीं समाप्त करता हूं। आप सबको धन्यवाद देता हूं। नमस्ते।
बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। आपने आज रक्त भ्रमण प्रणाली यानी कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पर बहुत सुंदर मार्गदर्शन किया। कुछ सूचनाएं हैं जो मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। अभी हमारा योग गोष्ठी, महाराष्ट्र प्रांत विदर्भ विभाग की योग गोष्ठी 31 जनवरी, विषय है हमारा अष्टांग योग में यम का महत्व। तो सभी से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस गोष्ठी में जुड़े। और उसके बाद हमारा जो अगला वार्ता का कार्यक्रम होगा वो होगा हमारा 21 फरवरी, यानी कि हम हर तीसरे शनिवार को, माह के तीसरे शनिवार को लेते हैं 21 फरवरी। हमारा उसका विषय है पाचन प्रणाली और योग। इस विषय पर हमारा मार्गदर्शन करेंगे नागपुर से डॉक्टर गोविंद असाटी, जो कि गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है। उसके पश्चात हमारा जो चौथा माह का चौथा रविवार आएगा, उसमें हमारा फिर होगा 28 फरवरी को योग गोष्ठी। उसका विषय हम अगली जो आने वाली योग गोष्ठी में उसमें आपको बताएंगे। दोनों हथेलियां दोनों घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में, रीढ़ कमर गर्दन सीधी, आंखें हमारी कोमलता से बंद, एक गहरा लंबा श्वास लेकर ओम की दीर्घ ध्वनि, तत्पश्चात शांति पाठ। ओम द्यो शांति अंतरिक्ष गम शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधय शांति, वनस्पतय शांतिर्विश्वे देवा शांति, ब्रह्मा शांति, सर्वगम शांति शांतिरेवा शांति, सामा शांतिरिद्धि। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों का आपस में घर्षण कर ऊर्जा का निर्माण करे। ऊर्जा को अपने मुखमंडल, पूरे शरीर पर प्रवाहित करे। आज की वार्ता को यहीं विराम देते हैं।